नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आपका स्वागत है। मैं हूँ रश्मि कुकरेती और मैं हूँ मनोज माइंडकर। आज की छोटी सी विज्ञान यात्रा में आपके साथ इस विलक्षण क्षेत्र से बहुत कुछ सीखने को आतुर। नमस्कार। फर्श से अर्श तक गूंजे पहचान हमारी, तामीर नई सदी की करनी होगी, तामीर नई सदी की करनी होगी। फर्श से अर्श तक गूंजे पहचान हमारी, तामीर नई सदी की करनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वाले महीने में पत्रिका के दृष्टिकोण से देश की महिला वैज्ञानिकों के बढ़ते कदमों की ओर नजर जाना स्वाभाविक सी बात है। और इस बात की भी उत्सुकता होना कि उनकी इस लंबी संघर्षपूर्ण यात्रा का शुरुआती दौर कैसा रहा होगा, तत्कालीन शासन और समाज का उनके प्रति रवैया कैसा रहा होगा। इधर पिछले सप्ताह हुआ यूं कि होली के उपलक्ष्य में पत्रिका को एक लंबा सप्ताहांत मिला, यानी वैचारिक मंथन के लिए पर्याप्त समय। सहज ही आकृष्ट हुआ गया किताबों की अलमारी की ओर, और हाथ लगा मानो एक खजाना। अन्य पुस्तकों के अलावा 3 तो ऐसी थीं जिन्होंने देश की विज्ञान यात्रा में महिलाओं के असीम योगदान को लेकर पाठक के ज्ञान चक्षु ही खोल दिए। इनमें पद्मश्री से सम्मानित सुविख्यात भौतिकी शास्त्री प्रोफेसर रोहिणी गोडबोले द्वारा सहलिखित और सहसंपादित 2 शीर्षक थे, लीलावतीज डॉटर्स और द गर्ल्स गाइड टू अ लाइफ इन साइंस। एक और संकलन मिला, विज्ञान प्रसार द्वारा प्रकाशित पुस्तिका भारतीय वैज्ञानिक प्रेरणा के स्रोत। महिला वैज्ञानिकों की जीवनियों पर आधारित तीनों ग्रंथ वैज्ञानिक अभिरुचि से भरे युवाओं के लिए एक सशक्त संदेश से परिपूर्ण है। इस पूरे आशय का सार मिलता है इनमें छपे कुछ मार्मिक उल्लेखों से। उदाहरण के तौर पर आनुवांशिकी, पादप जैविकी और मानव जाति वनस्पति विज्ञानी जानकी अम्माल, 1905 में जन्मी मानव जाति विज्ञानी इरावती कर्वे, 1917 में जन्मी औषधि वैज्ञानिक आशिमा चैटर्जी, भौतिकी वैज्ञानिक पूर्णिमा सिन्हा और 1941 में जन्मी कार्बनिक रसायनज्ञ दर्शन रंगनाथन की विज्ञान यात्रा का विवरण। इन विभूतियों के योगदान के बिना भारतीय विज्ञान की विकास यात्रा ही अकल्पनीय है। और ये यात्रा अनवरत जारी है। वर्तमान दशकों में प्रक्षेपास्त्र वैज्ञानिक टेसी टॉमस, समुद्री वैज्ञानिक अदिति पंत, भूवैज्ञानिक सुदीप्ता सेनगुप्ता, गणितज्ञ मंगला नार्लिकर, प्रक्षेपण यान वैज्ञानिक नंदिनी हरिनाथ, नैनो वैज्ञानिक कमर रहमान, सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक गगनदीप कंग जैसी प्रतिभाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का नाम रोशन किया है। और वैज्ञानिक प्रगति एक ऐसी विधा है जो अपना प्रभाव छोड़ती है पूरे विश्व पर। आज के युग में तो न सिर्फ युवा बल्कि स्कूली बच्चों में भी वैज्ञानिक अभिरुचि की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से दिखती है। शहरों, नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी पत्रिका का ये अंक आज इस पहलू को भी छूने का प्रयत्न करेगा। सुनते रहिए विज्ञान भारती। इस माह की शुरुआत में विश्व वन्य जीव दिवस के उपलक्ष्य में पत्रिका को एक अजीब सी उत्सुकता हुई, एक समानांतर खोजने की, और वो थी प्राणी, पक्षी, कीट जगत में होने वाला ध्वनि संवाद संप्रेषण। एक प्रसारण कर्मी के लिए सुरों स्वरों का आदान प्रदान वैसे भी अध्ययन का अहम विषय होता है। रुख करते हैं चंडीगढ़ का, जहां भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में कार्यरत वैज्ञानिक प्रोफेसर मंजरी जैन इसी क्षेत्र के अनुभव साझा कर रही हैं। श्रोताओं, प्रोफेसर जैन की विशेषज्ञता यानी स्पेशलाइजेशन है एनिमल कम्युनिकेशन एंड बायोअकूस्टिक्स, यानी जीव जंतुओं में ध्वनियों से होने वाली बातचीत। डॉक्टर जैन, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल यही होगा कि आपने अपने अनुसंधान के लिए प्राणियों, पक्षियों, जीव जंतुओं में होने वाली कम्युनिकेशन यानी बातचीत को विषय के रूप में किस तरह और कैसे चुना?
एनिमल कम्युनिकेशन अगर हम देखें तो इट इज़ जस्ट सिंपली कि कैसे जानवर एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, अगर हम एकदम लेमैन टर्म्स में अगर कहें तो। और विच ब्रिंग्स अस टू द फर्स्ट क्वेश्चन कि एनिमल्स क्यों, वाई एनिमल्स। मेरा ये इंटरेस्ट जानवरों में आया ही कहाँ से, क्योंकि मैं शहर में पली बड़ी थी। हमारा एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है टुवर्ड्स नेचर, क्योंकि हम नेचर में ही इवॉल्व हुए हैं। तो मेरा रिश्ता नेचर से या प्रकृति से बहुत पहले से ही था। जूलॉजी या प्राणी विज्ञान में बहुत दिलचस्पी थी। तो मैंने बीएससी और एमएससी अपनी जूलॉजी में ही की। एमएससी के फाइनल ईयर में वहाँ के इकोलॉजी प्रोफेसर हमें वेस्टर्न घाट्स, जो दक्षिण भारत के जो जंगल है, जो माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट है, वहाँ हमें एक फील्ड ट्रिप के लिए लेकर गए। और उस फील्ड ट्रिप में मैंने वहाँ पहाड़, जंगल और जंगल में रहते हुए जानवर, वहाँ के पेड़ पौधे पहली बार देखा एंड सुना। और जो मैंने रियलाइज़ किया कि हम जान सकते हैं कि कौन सा पक्षी है उसे बिना देखे, उसकी ध्वनि से। और दैट वॉज लव एट फर्स्ट साउंड इफ़ यू लाइक। सो दैट इज़ हाउ आई डिसाइडेड आई वॉन्ट टू बी इन acoustics. I want to work on birds and insects, and the decision was made there. And then of course went on to do my research. There is a institute called Salim Ali Center for Ornithology. ये कोयम्बतूर में है, तमिलनाडु में। पहले मैं वहाँ रिसर्च मैंने अपना शुरू किया, और फिर उसी साल मैं IISc में मुझे मौका मिला PhD करने के लिए विद प्रोफेसर रोहिणी बालाकृष्णन। तो उनका काम ही है अकूस्टिक कम्युनिकेशन पे रिसर्च, और वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी इन दिस फील्ड, विच इज़ काफ़ी यंग फील्ड है हमारे देश में, बट आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस फील्ड। प्रोफेसर मंजरी, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि किस तरह आपने पक्षियों को या जंतुओं को कम्युनिकेट करते हुए देखा कि हाँ, देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन, कुछ बातचीत, कुछ लेन देन है। हाँ, तो ये सिलसिला शुरू हुआ सैकॉन में, जब मैंने वहाँ काम शुरू किया प्रोफेसर विजयन के साथ। तो एक प्रोजेक्ट जो मैं कर रही थी वो था बैबलर्स के ऊपर। बैबलर्स एक पक्षी है, एक कई तरह के स्पीशीज़ ऑफ बैबलर्स हमारे इंडिया में हैं। ये एक स्पीशीज़ जो साउथ इंडिया में पाया जाता है, उस पर मैंने काम शुरू किया, और हम उनकी रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी पे काम कर रहे थे। तो जब मैं वो ऑब्जर्वेशंस कर रही थी तो मैंने ध्यान दिया कि वो कई तरह के अलग अलग, जो मुझे, क्योंकि पक्षी के जो साउंड्स है वो ह्यूमन सुन सकते हैं, वो हमारे ऑडिबल रेंज में हैं। चमगादड़ जैसे हम नहीं सुन सकते हैं, तो ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है। बट पक्षियों का जब मैंने ऑब्जर्वेशन किया तब मैंने देखा कि वो अलग अलग तरह के साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे थे, और उनका बिहेवियर अलग अलग था उन सब साउंड्स। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी केम फ्रॉम देयर। और मैंने यही डिसाइड किया कि ये कुछ तो चल रहा है। फिर व्हेन यू ऑब्जर्व देम मोर केयरफुली, तब समझ में आता है कि हर अलग अलग साउंड का लगता है कि कुछ अलग मतलब हो सकता है। जैसे कुछ पक्षी ऐसे हैं जिनके हर अलग अलग साउंड का एक ही मतलब होता है, बट बैबलर्स वो एक तरह का पक्षी, ऐसा सिस्टम मुझे मिल गया जिसमें मुझे लग रहा था कि कुछ अलग ही चल रहा है, अलग अलग तरह के साउंड, और वो उनके बिहेवियर रिस्पॉन्स अलग अलग है। एंड जब मैंने प्रोफेसर रोहिणी बालाकृष्णन का लैब ज्वाइन किया तो वो झिंगुरों पे काम करते। झिंगुर जो है नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स हैं, रात को एक्टिव होते हैं। आप अपने घरों के आसपास भी सुन सकते हैं झिंगुर, वो फॉरेस्ट में भी पाए जाते हैं। तो मेरा काम कुद्रेमुख की जंगलों में था, सैकॉन में आनाईकट्टी के जंगलों में था, जो दिन के टाइम पे काम था। बट कुद्रेमुख में गई तो मैं रात में काम करना था मुझे, तो हम जंगल में घुसते ही थे रात को, शाम ढलने के बाद। और वहाँ इतने अलग अलग तरह के प्रजाति झिंगुर के, सब अलग अलग साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे। और रोहिणी के काम से हमें ये पता था कि अलग अलग प्रजाति का अपना अलग यूनिक साउंड है, तो विच इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द स्पीशीज़। बट मेरा प्रश्न ये था कि वो कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा शोर है, अगर आप सुनेंगे, एटलीस्ट टू मी, टू अ ह्यूमन ऑब्जर्वर, लग रहा था कि हर कोई एक साथ गा रहा है। वो क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे। इट वॉज अ कॉकटेल ऑफ साउंड्स इफ़ यू लाइक। एंड वो काम मैंने फिर शुरू किया, और उसका मैं आपको एक, क्योंकि आप रेडियो के थ्रू ये कम्युनिकेशन है, आई वुड लाइक टू टेक द एनालॉजी ऑफ रेडियो। सो हमारा प्रश्न ये था कि पहले तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो झिंगुरों के इंटरेक्शन, तो ये बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन से हमें पता है झिंगुर में केवल नर जो है, दैट इज़ मेल, केवल वो साउंड प्रोड्यूस करता है, फीमेल साउंड नहीं करती है प्रोड्यूस मोस्ट स्पीशीज़ में। तो फीमेल्स आर म्यूट एंड द मेल्स सिंग। बट मेल सिंग फॉर वॉट, क्यों वो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी जो आवाज़ है, इट इज़ एन एडवर्टाइज दैट मैं यहाँ हूँ, एंड दे आर अट्रैक्टिंग द फीमेल, सो इट इज़ फॉर मेट अट्रैक्शन।
एक ही डिस्प्ले वॉइस है, साउंड है। ऑफ कोर्स अलग 2-3 और अलग बिहेवियर्स में उनके अलग साउंड है, प्राइमरली फॉर मेट अट्रैक्शन वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बट नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ये आता है कि वो एक साथ सारे इतने सारे मोर देन 20 स्पीशीज और हर स्पीशीज के इतने सारे इंडिविजुअल्स जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाउ डू द क्रिकेट्स, इवन झिंगुर उसमें मीनिंग कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? क्योंकि साउंड एक के ऊपर एक ओवरलैप होगा। जैसे हम बात कर रहे हैं अभी, अगर पीछे से बहुत अलग अलग तरह की आवाज़ आने लग जाए तो हमारी आवाज़ मास्क हो जाएगी। इट्स कॉल्ड अकूस्टिक मास्किंग इंटरफेरेंस। तो ये मास्किंग अगर हो रही है तो क्वेश्चन ये था कि वो कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन निकला। उस क्वेश्चन का कई सालों बाद ऑफ कोर्स हमें आंसर पता चला थ्रू आवर रिसर्च कि वो ऑलमोस्ट रेडियो की तरह है कि आप एक अलग फ्रीक्वेंसी में ट्यून इन अगर कर लेंगे तो आपको वही चैनल सुनाई देगा। फिर आप किसी और चैनल में इफ़ यू ट्यून इन टू सम अदर फ्रीक्वेंसी बैंड तो आपको वो, तो क्रिकेट्स वही कर रहे हैं। तो उनके साउंड ऐसे स्ट्रक्चर्ड है कि द फीमेल्स कैन फॉर मोस्ट क्रिकेट्स, क्योंकि वो ट्यून्ड होते हैं उसी फ्रीक्वेंसी चैनल के लिए, अगर आप उस फ्रीक्वेंसी चैनल में अगर आप ट्यून इन कर रहे हैं तो बाकी का साउंड गायब हो जा रहा है। सो देयर इज साइलेंस इन दिस कैकोफनी। ये तो क्रिकेट्स झिंगुरों का हमें समझ में आया। ऑफ कोर्स पक्षियों का तो अभी इट्स ऑन गोइंग रिसर्च, वी नो अ लॉट नाउ अबाउट। जो मेरा काम यहाँ आइसर मोहाली में चल रहा है वो जंगल बैबलर्स पे है। हिंदी में कहते हैं 7 भाई और इंग्लिश में कहते हैं 7 सिस्टर्स। नोबडी नोज फॉर श्योर वेदर इट इज़ 7 भाई और 7 सिस्टर्स, तो ये कन्फ्यूजन है। और इनका रिसर्च का मेन मुद्दा ये है हमारा कि वो क्या बात कर रहे हैं। मोर रिसेंटली हमारा जो रिसर्च का फाइंडिंग्स इज दैट एवरी साउंड हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। हर अलग ध्वनि का अलग मतलब है और हमें वो मतलब अब पता है। सो इट डिपेंड्स वो कौन सा प्राणी है जिस पे आप ध्यान दे रहे हो। वो झिंगुर अगर है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो सारे अलग अलग साउंड्स के वो एक ही मतलब है। अगर सनबर्ड है तो वो हो सकता है अपना टेरिटरी डिफेंड कर रहा है या मेट अट्रैक्ट कर रहा है। बट अगर बैबलर है तो वो अलग अलग शब्द के अलग अलग मीनिंग बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल 7 भाई या जंगल बैबलर जो है ये जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जिनको हम संयुक्त परिवार जैसे इंडियन जॉइंट फैमिली कहते हैं वैसा। तो दे आर ग्रुप लिविंग सोशल बर्ड्स। और जब वो ग्रुप लिविंग है तो ऐसा है कि वहाँ जो पेरेंट्स, आप मान लीजिए जो पेरेंट्स है, देयर इज ओनली 1 ब्रीडिंग पेयर, और वो 1 ब्रीडिंग पेयर के ही सारी नस्लें जो हैं वो या तो डिस्पर्स करके अपनी खुद की ब्रीडिंग शुरू करते हैं या दे विल स्टे बैक एंड हेल्प द पेरेंट्स रेज देयर सिबलिंग्स। तो ये जंगल बैबलर का सिस्टम है। अब जैसे ही आप एक समाज में या सोसाइटी में रहते हो सो कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर मंजरी, बहुत सी ऐसी ध्वनियाँ होंगी जिनकी फ्रीक्वेंसीज हमारे कान तक नहीं पहुँचती होंगी, तो क्या उन फ्रीक्वेंसीज को जानने के लिए आपने कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए, कुछ ऐसे साइंटिफिक यंत्र कैसे किया आपने? दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज हम वही ऑब्जर्व करते हैं जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इन सम सेंस हमारा खुद का परसेप्शन फॉर्म्स द बाउंड्री कंडीशंस। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड मैं ये नहीं कहूँगी कि बिना किसी इंस्ट्रूमेंट्स के आप कुछ भी कर सकते हो। ह्यूमंस का ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होता है और कई झिंगुर 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर प्रोड्यूस करते हैं। ऑफ कोर्स आप जानते हो चमगादड़, ऑफ कोर्स, तो वो सारे हमें नहीं सुनाई देंगे। तो इनके लिए स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट आते हैं, दीज आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर्स एंड अल्ट्रासाउंड रिकॉर्डर्स। तो वो ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप एक साथ आपके चारों तरफ क्या क्या साउंड्स हो रहे हैं उसको रियल टाइम में पिकअप करना चाहते हैं तो देर आर अदर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट कॉल्ड माइक्रोफोन एरेज। बहुत सारे माइक्रोफोन्स एक साथ कनेक्टेड हैं जो कि एट एवरी सिंगल टाइम अ सिंगल एनिमल, अगर एक मान लीजिए एक चमगादड़ है, बैट, वो चारों तरफ घूम रहा है तो उसका हर पोजीशन में उसकी साउंड कैसी थी और कैसे चेंज कर रहा है, वो कैसे वो अपने सराउंडिंग को एकोलोकेशन से देख पाता और सुन पाता है, वो सब जानने के लिए दीज आर माइक्रोफोन एरेज। बट अदरवाइज इन जनरल इस फील्ड में आप अगर पक्षियों पे काम करते हैं या ऐसे इंसेक्ट्स पे काम करते हैं जो ऑडिबल रेंज में साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी रेगुलर माइक, कोई भी रेगुलर रिकॉर्डर जैसा हम अभी यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ सफिशिएंट। दूरबीन चाहिए और कैमरास चाहिए, बट इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज और बहुत महंगे इक्विपमेंट नहीं चाहिए इस फील्ड के लिए। एंड दैट इज़ वाई this is possible to do this kind of research in India and in developing nations where funding is a problem. मेरी आवाज मेरी पहचान। भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की वैज्ञानिक प्रोफेसर मंजरी जैन को आपने सुना। स्वरांश सौजन्य संजीव दोसांझ, आकाशवाणी चंडीगढ़।
तिवसा महाराष्ट्र के विदर्भ अंचल में स्थित एक छोटा सा गांव है, देश के अन्य लाखों गांवों की तरह। तो ऐसा क्या खास है वहां की मिट्टी में कि पत्रिका उस सुदूर क्षेत्र की ओर आकृष्ट हो गई? इसका उत्तर है उसी गांव में रहने वाला 8वीं कक्षा में पढ़ रहा बालक संकेत आठवले, जिसकी वैज्ञानिक अभिरुचि और नवोन्मेष को एक अभिनव काउडंग कलेक्ट मशीन विकसित करने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ने प्रतिष्ठित इंस्पायर पुरस्कार से सम्मानित किया। अकोला जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सुचेता पाटेकर के अनुसार इंस्पायर्ड अवार्ड विज्ञान प्रदर्शन का उद्देश्य ग्रामीण छात्राओं में विज्ञान की रुचि बढ़ाना और ग्रामीण जीवन में जो समस्याएं आती है उन समस्याओं का हल खोजना। शासन की तरफ से बहुत हमें बेसिक साइंस के लिए सब्जेक्ट दिए जाते हैं, बच्चे उन पे अपने टीचर के साथ मिलके उसमें अभ्यास करके अच्छे प्रदर्शन करते हैं। जिला शिक्षणाधिकारी होने के नाते मैंने अपने बच्चों के लिए कैंप लगाए। सभी बच्चों को, टीचर को हमने उसमें मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया। 1000 के आसपास बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया और उसके बाद जो स्टूडेंट्स स्टेट के लिए जिनका चयन हो गया उनके लिए हमने मॉडल अपडेशन कैंप भी लिया। उसमें डिस्ट्रिक्ट के सभी साइंटिस्ट और जो विज्ञान के अभ्यासक हैं उनको हमने बुलाया था और जो उनमें कमियां थी वह पूरी करने का भी प्रयास हमने किया। इसका रिजल्ट हमें इतना अच्छा मिला कि हमारा एक स्टूडेंट संकेत आठवले, जिसकी काउडंग मशीन है, उसका चयन नेशनल लेवल पर इंस्पायर्ड अवार्ड के लिए हुआ और हमें बहुत भूषणावा है हमारे ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट के लिए जहाँ से अब बच्चा हमारा गया है। और हमारा आगे भी प्रयास रहेगा कि एक ही नहीं, ऐसे सभी हमारे बच्चों के पास हम जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इंस्पायर्ड अवार्ड में नेशनल तक ले जाने का हमारा सपना है। सचिन आठवले की नवोन्मेष यात्रा का सार उन्हीं के शब्दों में। काउडंग कलेक्ट इस मशीन की रचना बहुत ही सरल है। इस मशीन में एक लोहे का चौकोनी बक्सा बिठाया गया है और उसके सामने के हिस्से में चौकोनी लोहे का ढक्कन बिठाया गया है। उस ढक्कन को खोलने और बंद करने के लिए लोहे की रॉड का इस्तेमाल कर एक लॉक बनाया गया है। उस बक्से को हैंडल से जोड़ने के लिए स्प्रिंग बिठाया गया है। लोहे के बक्से को खोलने के बाद उसमें गोबर यानी काऊ डंग जमा किया जाता है। बाद में लॉक बंद कर गोबर को एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से ले जाया सकता है। बाद में उस गोबर से खाद बनाया जा सकता है। मशीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए फ्रेम में पहिए इस्तेमाल किए गए हैं। यह मशीन किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी है। उन्हें हाथों से गोबर नहीं उठाना पड़ेगा, बीमारियां नहीं फैलेगी। यह मशीन बनाने में आसान भी है और कम खर्च में बन जाती है, इसीलिए ये मशीन बहुत ही उपयोगी है। गोपालन के साथ साथ किसान भाई भैंस, बैल आदि पशु भी पालते हैं। उन सभी पशुओं का गोबर खेती में खाद के रूप में उपयोग में लाया जाता है। ज़्यादातर गाँवों में गौशाला बड़ी मात्रा में पाई जाती है। सबसे बड़ी समस्या है पशुपालक को जमीन पर बैठकर अपने हाथों से गोबर इकट्ठा करना पड़ता है। साथ साथ बारिश के दिनों में गोबर टोकरी में भरकर सर पे टोकरी उठाकर ले जाना अत्यंत त्रासदीपूर्ण कार्य होता है। इन समस्या का समाधान होममेड काऊ डंग कलेक्ट मशीन, इस मशीन का निर्माण करके हमने खोज निकाला है। इस मशीन को बनाने में हमारे स्कूल के विज्ञान शिक्षक श्री सुमेध मनवर सर, मुख्याध्यापक श्री गणेश काकड़ सर तथा भोयर सर, दारोकार सर, जानोरकर मैडम, खोटरे मैडम, इनका भी मार्गदर्शन मिला है। गुरु शिष्य परंपरा का भी ये एक उत्तम उदाहरण है। सचिन के विज्ञान शिक्षक सुमेध मनवर। संकेत अशोक आठवले जो काऊ डंग कलेक्ट मशीन निर्मित की है, यह मशीन बनाने में मैंने एक विज्ञान शिक्षक के रूप में आठवले को जो मैकेनिज्म की बातें हैं उसमें हमने इसका उपयोग किया है। धन्यवाद। गोधन संचय का इंस्पायर पुरस्कार से सम्मानित बालक सचिन अशोक आठवले की सच्ची कहानी आपने सुनी। स्वरांश सौजन्य आशीष गावंडे और विजय दलवी, आकाशवाणी अकोला। पक्षी विज्ञान में रुचि रखने वालों को अवश्य पता होगा उत्तर अटलांटिक महासागर क्षेत्र में पाए जाने वाले विशिष्ट शोर मचाने वाले स्टॉर्म पेट्रल पक्षी के बारे में। ये जुझारू पक्षी मध्य सागर में
तूफानों, तेज हवाओं की परवाह किए बिना अपना शिकार खाद्य ढूंढते हैं। उन्हीं से शब्द प्रयोग में आया स्टॉर्मी पेट्रोल, जो इस्तेमाल किया जाता है निडर, संकल्पबद्ध, जुझारू व्यक्तियों के लिए। भारतीय विज्ञान की यात्रा में ये उपाधि दी गई देश में जैव रसायन शास्त्र अनुसंधान के पितामह कहे जाने वाले महान वैज्ञानिक और स्वाधीनता सेनानी डॉक्टर बीरेश चंद्र गुहा को। बरतानवी हुकूमत के दौर में उन्हें स्टॉर्मी पेट्रोल ऑफ साइंस कहा जाता था। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लेने के लिए उन्हें एक तरफ कारावास भोगना पड़ा, दूसरी ओर अपने विषय में उनका गहन अनुसंधान जारी रहा। 1943 के बंगाल अकाल के दौरान सामान्य वनस्पतियों से मानव पोषण के लिए प्रोटीन संश्लेषण के उपाय खोजना उनकी अनेक उपलब्धियों में से एक है। यानी देश प्रेम की एक अनूठी बहुआयामी मिसाल थे डॉक्टर बीरेश चंद्र गुहा। उनके योगदान के पहलुओं को याद करते हुए कलकत्ता विश्वविद्यालय में जैव रसायन शास्त्र विभाग डॉक्टर B.C. गुहा सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेसर कौस्तुभ पांडा। हमारे देश के युवा शायद इस वैज्ञानिक हस्ती के बारे में पहले नहीं सुना होगा, पर डॉक्टर बीरेश गुहा को आज भी हमारे देश के एक क्रांतिकारी वैज्ञानिक और देश सेवक माना जाता है। डॉक्टर गुहा की जन्म हुआ था 1904 सन में जून की 8 तारीख बांग्लादेश की बरिशाल डिस्ट्रिक्ट में। बांग्लादेश में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने कलकत्ता के सिटी कॉलेज में ISc करके 1921 में प्रेसिडेंशियल कॉलेज में केमिस्ट्री ऑनर्स पढ़ने के लिए दाखिल हुए। ये था ब्रिटिश शासन के समय, और प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते हुए वो स्वदेशी आंदोलन में लिप्त हुए और गैर कानूनी राजनीतिक कार्य के लिए जेल भेजा गया। इसी कारण उनको प्रेसिडेंसी कॉलेज से बहिष्कार भी किया गया। इसके बाद वो किसी तरह कलकत्ता के ही सेंट जेवियर्स कॉलेज में फिर BSc केमिस्ट्री ऑनर्स में दाखिल हुए और फर्स्ट क्लास फर्स्ट पद लेके वो निकले। इसके बाद वो कैलकटा यूनिवर्सिटी में MSc केमिस्ट्री करने के लिए प्रवेश किए। यहाँ उनको उस जमाने के एक जाने माने वैज्ञानिक और शिक्षक प्रोफेसर आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को मिले। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय डॉक्टर बीरेश गुहा के अंदर एक प्रतिभावान वैज्ञानिक की संभावना देख पाए और उन्होंने उसको विज्ञान चर्चा में बहुत प्रभावित करे। कहा जाता है कि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने डॉक्टर बीरेश गुहा को यह समझाया कि वो आजादी की लड़ाई वैज्ञानिक हथियारों से भी लड़ सकते हैं और वो आक्रामक संगठनों से ना जुड़ के एक अच्छा वैज्ञानिक बन के भी देश का सेवा करे, उससे देश का ज्यादा मंगल होगा। इस बात डॉक्टर बीरेश गुहा के मन में लगी और वो इसके बाद अपना पूरा ध्यान वैज्ञानिक अनुसंधान या रिसर्च के ऊपर सौंप दिया। वो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र के सबसे पसंदीदा छात्र हुए उठे और उनसे काम सीख के 1926 में वो उच्चतर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इंग्लैंड चले गए। यहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हमारे शरीर में कैसे विटामिन बनाया जाता है उसके क्रियाविधि जानने के लिए वो अनुसंधान किए और क्रांतिकारी काम किए। 1932 में वो देश लौट आए लंदन यूनिवर्सिटी से PhD और DSc डिग्री के साथ। इसके बाद उन्होंने यहाँ हुआ थोड़े दिन के लिए काम किए जिसमें बंगाल केमिकल्स भी थे, पर सन 1936 में वो कैलकटा यूनिवर्सिटी में अप्लाइड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट पाके ज्वाइन किए। यहाँ उनको एक होनहार छात्र मिला जिसका नाम था इंदुभूषण चैटर्जी और उसके साथ उन्होंने विटामिन C संश्लेषण का ऊपर काम शुरू किया, अनुसंधान शुरू किया। वैज्ञानिकों में एक बड़ा प्रश्न था कि जहां ज्यादातर जानवरों ये विटामिन C और एस्कॉर्बिक एसिड संश्लेषण कर सकता है, इंसान क्यों नहीं कर सकता है। ये एक दुनिया भर की वैज्ञानिक में प्रश्न था और बहुत लोग इसके ऊपर काम कर रहे थे दुनिया में, पर ये कैलकटा यूनिवर्सिटी की लैब में इंदुभूषण चैटर्जी और के माध्यम से प्रोफेसर गुहा ने इसका उत्तर ढूंढ निकला।
और ये बड़ा धमाका मचा दिया पूरा दुनिया में, उनको एकदम एक वैज्ञानिक के रूप में शिखर में ले गया। 1943 में जब बंगाल में सूखा पड़ा, जिसको हम लोग फेमस बंगाल फेमिन कहते हैं, तब डॉक्टर गुहा को बहुत पीड़ा हुआ, क्योंकि इतना लोग भूखे मर रहे थे आसपास। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कृत्रिम उपाय से खाद्य बनाना शुरू किया और कृत्रिम उपाय से प्रोटीन बना के जो लोग पीड़ित थे, जो लोग खाना नहीं मिल रहे थे, मेल न्यूट्रिशन हो रहे थे, उस लोग को वो खाना देके बहुत लोग की जान बचाए। डॉक्टर गुहा को लगा कि हमारे इस देश में खाद्य के ऊपर अनुसंधान व रिसर्च होना बहुत जरूरी है, और इस बात से वो सरकार को प्रभावित करके पहले न्यूट्रिशन रिसर्च इंस्टीट्यूट देश में मैसूर में खुलाया, जहां आज भी काम होते हैं। खाली ये नहीं, वो देश में हर जगह जाके बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन रिसर्च की जरूरत के ऊपर लेक्चर्स दें, और आज भी उसको इसीलिए फादर ऑफ इंडियन बायोकेमिस्ट्री माना जाता है। जो भी आज भी देश में बायोकेमिस्ट्री रिसर्च हो रहा है, उसकी शुरुआत डॉक्टर पीसी गुहा से ही हुआ था। सन 1944 में उन्होंने डॉक्टर फुलरनु गुहा से शादी की। डॉक्टर फुलरनु गुहा उस जमाने के जाने माने समाजसेवी का माना जाता था, और वो बाद में भारत सरकार की मंत्री भी बने। बहुत टैलेंटेड थे, और उनकी प्रेरणा से डॉक्टर गुहा और भी बड़े बड़े सामाजिक प्रकल्प से जुड़ गए। खाली वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं, बहुत सारे सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में भी डॉक्टर गुहा लिप्त हुए। किंतु दुर्भाग्य से 58 इयर्स की कम उम्र में उनका देहांत हो गया लखनऊ में। पर इतने कम उम्र में भी उन्होंने जितने काम किए, ये हो वैज्ञानिक अनुसंधान हो या देश की सेवा के लिए हो, वो स्वदेशी आंदोलन के लिए हो, इसका असर आज भी हम लोग पाते हैं। स्ट्रॉमी पेट्रोल ऑफ साइंस डॉक्टर बीरेश चंद्र गुहा, स्वरांश सौजन्य मनीष भट्टाचार्य, आकाशवाणी कोलकाता। कल विश्व जल दिवस मनाया गया। इस वर्ष की थीम है ग्राउंड वाटर, मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। इसका उद्देश्य है मानव जीवन में भूजल प्रबंधन के निरंतर बढ़ते महत्व को रेखांकित करना। आखिर जल है तो जीवन है। जल की तरह ही गणित एक ऐसी विधा है जो मानव जाति को एक सूत्र में जोड़ती है। गणित के बिना एक तरह से हमारे जीवन, हमारे विकास का कोई भी पहलू संभव ही नहीं है। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। इस वर्ष की थीम है मैथमेटिक्स यूनाइट्स। गणित की सार्वभौम प्रकृति की ये कितनी गहरी अभिव्यक्ति है। मार्च का महीना दो ऐसी विभूतियों के जीवन चक्र के साथ भी जुड़ा है जिनका भौतिकी शास्त्र में योगदान वैश्विक स्तर का है। एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीवन हॉकिंग। इनका उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य विज्ञान जगत को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। विज्ञान की पत्रिका में पर्यटन से जुड़ा पहलू कम ही छुआ जाता है, लेकिन इस बार सचमुच जाने का मन हुआ बेंगलुरु। वहीं स्थित प्रतिष्ठित भारतीय विज्ञान संस्थान में वार्षिक फ्लावर शो का समय जो है, वनस्पति शास्त्र के शोधार्थियों के लिए तो एक स्वर्णिम अवसर है। चलते चलते प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर नीना गुप्ता को राष्ट्रपति भवन में प्रदत्त नारी शक्ति पुरस्कार के लिए हार्दिक अभिनंदन। रश्मि कुकरेती और मनोज माइंडकर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।